बच्चों, आज हम भीड़ में खोया आदमी, जो लेखक लीलाधर शर्मा पर्वतीय द्वारा लिखा हुआ है, ये एक वैचारिक निबंध है। निबंध में लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि यदि हम इसी प्रकार अपने देश की जनसंख्या को बढ़ाते रहे तो संसाधनों की कमी होने में कोई भी टाइम नहीं लगेगा। उन्होंने जनसंख्या विस्फोट और संसाधनों की कमी को एक वैचारिक निबंध के माध्यम से प्रस्तुत किया है, जो कहानी के रूप में है। तो चलिए सुनते हैं। भीड़ में खोया आदमी। मेरे एक अभिन्न मित्र हैं बाबू श्यामलाकांत। वह सीधे साधे, परिश्रमी, ईमानदार, किंतु निजी जीवन में बड़े लापरवाह हैं। उम्र में मुझसे छोटे हैं, पर अपने घर में बच्चों की फौज खड़ी कर ली है। पिछली गर्मियों में मुझे उनकी लड़की के विवाह में सम्मिलित होने के लिए हरिद्वार जाना था। 15 दिन पहले आरक्षण के लिए स्टेशन गया तो वहां पहले से ही लोगों की लंबी कतार खड़ी थी। घंटों प्रतीक्षा करने के बाद मेरी बारी आई तो पता चला कि किसी भी गाड़ी में स्थान खाली नहीं है। जाना आवश्यक था, इसलिए मुझे बिना आरक्षण के ही निकलना पड़ा। जब स्टेशन पहुंचा तो देखा कि गाड़ी के अंदर तिल रखने की भी जगह नहीं है और प्लेटफॉर्म पर चढ़ने वालों की भीड़ जबरदस्त धक्का मुक्की करने में लगी है। मेरे पास सामान बहुत कम था, फिर भी कुली की सहायता लेनी पड़ी। यदि उसने खिड़की से मुझे भीतर न ढकेला होता तो गाड़ी ही छूट जाती। लक्सर में मुझे गाड़ी बदलनी थी। किसी तरह खिड़की से बाहर कूदा तो देखा पूरी ट्रेन की छत यात्रियों से पटी पड़ी है। सोचता हूँ, अपने प्राणों को भीषण संकट में डालकर ट्रेन की छत पर यात्रा करने के लिए लोग क्यों मजबूर हुए। इन लोगों को रेल नियम, व्यवस्था और अनुशासन का ध्यान क्यों नहीं है। हरिद्वार स्टेशन पर श्यामलाकांत जी का लड़का दीनानाथ मुझे लेने आया था। उसे अपनी पढ़ाई पूरी किए हुए पूरे 2 वर्ष हो गए हैं। तभी से नौकरी की तलाश में भटक रहा था। मैंने पूछा, अब तो जगह जगह रोजगार कार्यालय खुल गए हैं, उनकी सहायता क्यों नहीं लेते। कहने लगा, चाचा जी, वहाँ भी गया था। पूरे दिन लाइन में खड़ा रहने पर जब मेरी बारी आई तो अफसर बोला, भाई नाम तो मैं तुम्हारा लिख लेता हूँ, पर जल्दी नौकरी पाने के लिए कोई आशा मत करना। तुम्हारी योग्यता के हजारों व्यक्ति पहले से ही इस कार्यालय में नाम दर्ज करा चुके हैं। मैं सोचने लगा, जब एक छोटे शहर का यह हाल है तो पूरे देश में बेरोजगारों की कितनी भीड़ भटक रही होगी। घर पहुंचा तो छोटे से मकान में सामान ठूसम ठास और बच्चों की भीड़ देखकर मेरा दम घुटने लगा। मैंने श्यामलाकांत बाबू से पूछा, क्या तुम्हारे पास यही 2 कमरे हैं। वे बोले, क्या करूं मित्र, 2 वर्ष पहले इस शहर में आया था, तभी से मकान की तलाश में भटक रहा हूं। शहर में चक्कर काट काट कर जूते घिस गए। निराश होकर जब थक गया तब साल भर बाद मकान के नाम पर सिर छिपाने के लिए गली के अंदर यह छत मिली है। शहर पहले की तुलना में कई गुना फैल चुका है। दूर दूर तक नई कॉलोनियां बन गई हैं। फिर भी मेरी तरह न जाने कितने लोग मकानों के लिए भटक रहे हैं। हमारे देश में बढ़ती हुई आबादी का ही यह दुष्परिणाम है। जनसंख्या बढ़ रही है और मकान और खाद्यान्न घट रहे हैं। उस समय श्यामलाकांत जी की पत्नी जलपान लेकर आई। उनके पीछे उनकी 3 छोटी लड़कियां थीं और पल्ला पकड़े 2 लड़के। मैं उनकी दुर्बल काया और पीला चेहरा देखकर स्तब्ध रह गया। मैंने पूछा, कब से अस्वस्थ हैं, डॉक्टर को दिखाकर इलाज क्यों नहीं करा रही। वे फीकी मुस्कान मुस्कुरा दी, बोली, भाई साहब, इतने बड़े परिवार में हर रोज कोई न कोई बीमार रहता है। डॉक्टर को दिखाने अस्पताल गई थी, पर अस्पताल में
आजकल रोगी और उनके संबंधी मधुमक्खी के छत्ते की तरह डॉक्टर को घेरे रहते हैं, वह भी अच्छी तरह। किस किस को देखें। आजकल तो ऐसा लगता है पूरा शहर ही अस्पताल में उमड़ आया है। समझ में नहीं आता ऐसी भीड़ क्यों है। अब यही देखिए ना, मेरी तबीयत भी ढीली ही रहती है। सोचा था विवाह के कपड़े दर्जी से सिलवा लूंगी। बड़े बेटे को दर्जी के यहाँ भेजा, लेकिन वह जिस किसी भी दुकान पर गया, हर दर्जी ने पहले से आए सिलने वाले कपड़ों के ढेर दिखाकर अपनी मजबूरी जाहिर कर दी। पहले ग्राहक का स्वागत होता था, अब उससे भी चिरौरी ही करनी पड़ती है। फिर भी समय पर काम नहीं होता। दुकानें पहले से अधिक खुल गई हैं, लेकिन ग्राहकों की बढ़ती हुई भीड़ के लिए वे अब भी कम पड़ रही हैं। तभी बाहर से दूसरे बेटे सुमंत का हारा थका झुंझलाया स्वर सुनाई दिया। माँ, जल्दी से एक कप चाय बना दो, आज पूरा दिन राशन की दुकान पर लग गया। इतनी भीड़ थी कि लाइन खत्म होने को ही नहीं आती थी, फिर भी पूरा सामान नहीं मिल पाया। मैं सोचने लगा, आखिर इन सब का कारण क्या है। मोहल्ले मोहल्ले दुकानें हैं, मकान पहले से कहीं अधिक बन गए हैं और बनते जा रहे हैं। रोजगार के अनेक रास्ते निकल गए हैं। रेलगाड़ियों और बसों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हुआ है, फिर भी लोगों की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। जहां देखिए भीड़ ही भीड़ है। यह भीड़ क्यों बढ़ती जाती है? क्या आदमी स्वयं इसके लिए उत्तरदायी है? घर में बच्चों की भीड़ है। यह भीड़ भले ही हमें अच्छी लगती हो, लेकिन जब तक बच्चों के पालन पोषण की, रहन सहन की, शिक्षा दीक्षा की पूरी सुव्यवस्था ना हो, यह भीड़ दुखदाई बन जाती है। अस्पताल में भीड़ क्यों है? क्या यह भीड़ किसी को सुहाती है? क्या कोई स्वेच्छा से अस्वस्थ होता है? नहीं, स्वयं कोई बीमार नहीं होना चाहता। बीमारी कुपोषण से, गंदे और संकीर्ण मकानों के दूषित वातावरण से होती है। यदि सीमित परिवार हो, स्वच्छ जलवायु हो और खाने पीने के लिए भरपूर भोजन सामग्री हो, तो बीमारी से बचा जा सकता है। रेल बस में भीड़ का कारण बढ़ती हुई आबादी ही है। आबादी का संतुलन बिगड़ने से भीड़ के साथ देश का आर्थिक संतुलन भी बिगड़ता है। देश के अनुशासन पर दुष्प्रभाव पड़ता है। सड़क पर दुर्घटनाएं होती हैं। सार्वजनिक स्थानों पर नियम और व्यवस्था का पालन नहीं होता। जिस काम के लिए आदमी दफ्तर, कचहरी, अस्पताल, स्टेशन आदि स्थानों पर जाता है, समय, शक्ति और धन व्यय करके भी वह कार्य सिद्ध नहीं कर पाता। वह स्वयं भीड़ में खो जाता है। भीड़ में खोया आदमी शायद यह तो समझ ही जाता है कि यह बढ़ती हुई जनसंख्या का परिणाम है। मुझे अपने मित्र श्यामला कांत को अब इस भीड़ का रहस्य बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे स्वयं इस विपदा को झेल रहे हैं। ऐसा लगता है यदि समय रहते हमारा देश अब भी नहीं चेता और श्यामला कांत बाबू की तरह परिवार बढ़ता ही गया, तो वह दिन दूर नहीं जब वह स्वयं इस भीड़ में और इससे पैदा होने वाली समस्याओं में पूरी तरह खो जाएगा। धन्यवाद।